ये कहानी किसी फिल्मी जासूसी थ्रिलर को भी मात दे सकती है। सोचिए, एक अमेरिकी ऑपरेटिव भारत में गिरफ्तार और इन सब के पीछे तार हिला रहा है रूस। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में तो ये एक सीधी साधी गिरफ्तारी लगती है, पर असल सवाल तो ये है कि ये अमेरिकी शख्स है कौन और भारत के इतने सेंसिटिव इलाके में वो कर क्या रहा था। और ठीक यहीं पर कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है, रूस की एंट्री। ये जो टिप ऑफ है ना, ये इस पूरी तस्वीर को ही बदल के रख देता है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक जासूस को पकड़ने का नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल है। तो चलिए इस खेल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले घटना पर ही चलते हैं। आखिर ये गिरफ्तारी हुई कैसे और इसमें रूस का रोल क्या था? तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 6 यूक्रेनी साथी भी थे। इन सबको भारत की टॉप एजेंसी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। अब देखिए, ये गिरफ्तारी कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं थी। ये कह सकते हैं एकदम सटीक खुफिया ऑपरेशन था। और इसकी टिप ऑफ मतलब इसकी खबर सीधे रूस से आई थी। रूसी इंटेलिजेंस ने ही भारतीय अधिकारियों को बताया कि वैन डाइक देश में मौजूद है। असल में वो लोग उसे महीनों से ट्रैक कर रहे थे। खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में उसकी हर एक हरकत पर उनकी पैनी नजर थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मैथ्यू वैन डाइक है कौन? चलिए जरा इस मिस्ट्री मैन की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मैथ्यू वैन डाइक के दो चेहरे हैं। एक तरफ वो खुद को एक फिल्म मेकर और डेमोक्रेसी का सपोर्टर बताता है, ये उसका पब्लिक फेस है। लेकिन दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका कहना कुछ और ही है। उनके मुताबिक वैन डाइक एक अमेरिकन जासूस, एक भाड़े का सैनिक और यहां तक कि CIA का एक अनऑफिशियल एजेंट भी हो सकता है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। और जब उसके पास को देखते हैं ना, तो ये शक और भी गहरा हो जाता है। वैन डाइक हमेशा दुनिया के उन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में नजर आया है जहां अमेरिकी इंटरेस्ट शामिल होते हैं, जैसे कि लीबिया, सीरिया और सबसे खास तौर पर यूक्रेन। वहां तो वो सीधे सीधे रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा था। इतना ही नहीं, 2014 में उसने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। ये एक प्राइवेट संगठन है जो विदेशी लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। अब सोचिए, एक प्राइवेट आदमी के पास इतनी फंडिंग, इतने रिसोर्सेज और इतनी खुफिया जानकारी आखिर आती कहां से है? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि वो भारत में क्या कर रहा था। इसका जवाब हमें मिलता है म्यांमार में। जी हां, इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट म्यांमार है। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। म्यांमार में वहां की मिलिट्री ने एक तख्ता पलट किया और चुनी हुई सरकार को हटा दिया। अब म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार है वो पूरी तरह से रूस और चीन की तरफ है, और अमेरिका जाहिर है वो इसके सख्त खिलाफ है। तो वैन डाइक वहां क्या कर रहा था? वो इसी मिलिट्री सरकार के खिलाफ लड़ रहे लोकल ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे रहा था। और ट्रेनिंग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ड्रोन वॉरफेयर और मॉडर्न कॉम्बैट टैक्टिक्स की। मतलब वो सीधे सीधे रूस के एक बड़े सहयोगी देश में इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा था। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। रूस के लिए म्यांमार एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और वैन डाइक का काम वो सीधे सीधे रूस के इंटरेस्ट्स पर हमला था। और ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ जुबानी तौर पर म्यांमार के साथ है, वो वहां की मिलिट्री को सीधे सीधे फंडिंग देता है, टेक्नोलॉजी देता है, यहां तक कि उनका स्पेस प्रोग्राम भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब रूस किसी भी कीमत पर चाहता है कि म्यांमार में एक प्रो रशियन सरकार सत्ता में बनी रहे। और यही है सबसे जरूरी पॉइंट, रूस की नजर वैन डाइक पर यूक्रेन से ही थी। जैसे ही उसने यूक्रेन में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला, वो रूसी इंटेलिजेंस के रडार पर आ गया। वो लोग उसे ग्लोबली ट्रैक कर रहे थे और मौका मिलते ही साउथ ईस्ट एशिया में आकर उसे घेर लिया। तो अब आगे क्या? वैन डाइक का क्या होगा? और ये पूरा मामला मॉडर्न स्पाई गेम्स के बारे में हमें क्या सिखाता है? जासूसी की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर टर्म है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इसका मतलब बड़ा सीधा है, सरकारें ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं जिनके पकड़े जाने पर वो आसानी से कह सकें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे जानते ही नहीं। और यही बात वैन डाइक के केस को इतना पेचीदा और खतरनाक बना देती है, क्योंकि वो ऑफिशियल तौर पर अमेरिकी सरकार का कोई कर्मचारी तो है नहीं। तो अमेरिका के लिए ये कहना बहुत आसान है कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। तो अब आगे क्या हो सकता है? मोटे तौर पर दो संभावनाएं हैं। पहली, अमेरिका साफ साफ इनकार कर दे और वैन डाइक को यहीं छोड़ दे।
या फिर दूसरी संभावना है एक प्रिजनर स्वैप की, यानी कैदियों की अदला बदली। और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शायद उसे निखिल गुप्ता के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है, जो इस वक्त अमेरिका की वांटेड लिस्ट में है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। देखिए, अमेरिका और रूस के बीच जासूसों की अदला बदली का एक लंबा इतिहास रहा है। यह पहले भी होता आया है। पर अमेरिका और भारत के बीच ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना होगी। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी है, या फिर ये सुपर पावर्स के बीच जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक नया फ्रंट है जो अब भारत की जमीन पर खुल चुका है?